So, good morning everyone. In our previous class, we introduced the opening lines of William Wordsworth's The Prelude, Book 1, 1805 text. We discussed how the poet escapes the city and experiences a sense of absolute liberty, wondering which part to take. Most importantly, we analyzed the core romantic concept of the correspondent breeze, how the sweet breath of heaven outside triggers a creative tempest of inspiration within his soul. So today we will move to the next paragraph and we will see how this initial burst of inspiration turns into a continuous silent river flowing through his soul, leading him to his destined resting place. Let's look at the next lines. So whether shall I turn by road or pathway or through trackless field, uphill, where or down, or shall some floating thing upon the river point me out my course. So यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं यहाँ पर पोएट बहुत ही कन्फ्यूज़न में है कि वह किस तरफ जाए. ठीक है, बाय रोड और पाथवे, वेदर शैल आई टर्न और थ्रू ट्रैकलेस फील्ड. वह इस असमंजस में है कि वह किस तरफ जाए, बनी बनाई सड़क पर या किसी बिना रास्ते के खुले मैदान में. ठीक है, द पोएट इज स्टैंडिंग एट अ क्रॉस रोड्स एंड वंडर्स वेयर टू गो. शुड ही टेक अ क्लियर रोड, अ स्मॉल पाथ, और वॉक थ्रू एन ओपन फील्ड विद नो पाथ. मतलब वो एक ऐसे रास्ते पे जाए जहाँ पर कोई रास्ता ही ना हो, ओपन फील्ड में, या किसी रास्ते पे चले जाए. शुड ही गो अप अ हिल, डाउन अ वैली, और जस्ट वॉच अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इन द रिवर एंड फॉलो इट्स डायरेक्शन. वो पूछ रहा है कि अप हिल और डाउन और शैल सम फ्लोटिंग थिंग. या तो वो पूछता है कि उसे अपनी दिशा खुद चुननी चाहिए या फिर नदी में बहती हुई फ्लोटिंग थिंग किसी चीज़ के किस्मत के भरोसे छोड़ देनी चाहिए. So यहाँ पर it represents human confusion when we are completely lost in life and cannot decide which path to choose. कभी कभी लाइफ में ऐसा आता है कि हम चूज़ नहीं कर पाते हमें कौन सा पाथ चुनना चाहिए, या तो हमें ये करना चाहिए या वो. तो ये उस कन्फ्यूज़न को हमारी लाइफ के इसको दिखाती हैं. और जैसे कभी कभी हो जाता है ना कि हम एक सुरक्षित आम रास्ता चुनना चाहते हैं, जैसे सब लोग जो नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है, कोई हम ऐसा कुछ अनोखा शुरू करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं लाइफ में. जब कुछ समझ ना आए तो फिर हम जो सोचते हैं ना कि किस्मत पर छोड़ देना चाहिए, कि जो होगा देखा जाएगा, गो विद द फ्लो हम बोलते हैं ना. तो ऐसा ही कुछ है. विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पर कन्फ्यूज़न में है अपनी लाइफ के स्टेट के. चलिए आगे पढ़ते हैं. डियर लिबर्टी येट what would it avail? Meaning यहाँ पोइट एड्रेस कर रहे हैं लिबर्टी, फ्रीडम को. ही सेज दैट इवन इफ़ ही हैज़ कंप्लीट फ्रीडम टू गो एनीवेयर, उनके पास फ्रीडम है पूरी, वो कहीं भी जा सकते हैं और चूज़ एनी पाथ, कोई सा भी पाथ चूज़ कर सकते हैं. वॉट इज़ द यूज़ ऑफ अवेल ऑफ दैट फ्रीडम. यूज़ मतलब अवेल मीन्स यहाँ पर यूज़ है. वट इज़ द यूज़ ऑफ दैट फ्रीडम इफ़ ही इज़ कम्प्लीटली कन्फ्यूज. अगर वो इतना पूरा कम्प्लीटली कन्फ्यूज़ है तो उस फ्रीडम का क्या फ़ायदा. देखिए हम तो कंफ्यूज हो गए ना, हम फ्रीडमली चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इट एंड डजंट नो विच वे टू गो. तो क्या फ़ायदा उस फ्रीडम का. ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पर फ्रीडम विदाउट अ क्लियर गोल और डायरेक्शन फील यूजलेस. जब ऐसी स्वतंत्रता जहाँ पर आपका क्लियर गोल ही नहीं है कि हमें किधर जाना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, तो जो फ्रीडम होती है वो यूजलेस हो जाती है. फ्रीडम विदाउट अ क्लियर गोल और डायरेक्शन फील्स यूजलेस एंड बर्डनसम. तो ही इज़ फीलिंग लाइक दिस. मतलब वो बोल रहे हैं अगर मुझे यही नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है तो वो फ्रीडम बेकार है ना. मान लीजिए आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और आपके पास पूरे 2 मंथ्स की छुट्टी है, आप जो चाहें कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, कोई हॉबी नहीं है, तो आप पूरे दिन घर में बोर होते रहेंगे, है ना. आपके पास लिबर्टी तो है, फ्रीडम तो है, पर बिना किसी प्लान के. अभी जैसे GIC वालों का एग्ज़ाम होके चुका है अभी कुछ लोग होंगे बिल्कुल ही फुल्ली एकदम फ्री होकर बैठे होंगे, कोई प्लान नहीं होगा उनका, है ना, अपने अपने कामों में लगे होंगे. बट जब हमारे माइंड में कोई प्लान ही नहीं है उस फ्रीडम के बाद, तो वो बिल्कुल बेकार महसूस होने लगते हैं. ऐसा यहाँ पर ये पोइट फील कर रहे हैं. ठीक है, आगे कैसे. सो बट फॉर अ गिफ्ट दैट कॉन्क्रीट्स द जॉय
For I met thought, while the sweet breath of heaven was blowing on my body felt within. A correspondent breeze that gently moved with quickening virtue, but is now become a tempest, a redundant energy, waxing its own creation. देखिए यहाँ क्या मतलब है, मैं थोड़ा हाफ ऑफ करके समझाएंगे, पूरा पैराग्राफ का एक साथ एक्सप्लेन नहीं करूँगी आपको. द पोइट सेज फ्रीडम इज यूजलेस अनलेस इट ब्रिंग्स ट्रू होली कॉन्क्रेट्स जॉय. या कॉन्सिक्रेट्स जॉय का मतलब है होली जॉय. ठीक है, ठीक है, holy joy. And he recalls that when a sweet gentle breeze from nature was blowing on his body, he felt a similar creative energy. Correspondent breeze. Correspondent breeze का यहाँ मतलब है creative energy, similar creative energy. Consecrate joy, holy joy. ठीक है, but now that inner creative energy has grown to wild and violent like a storm tempest, and it has become an overwhelming wasted power. Redundant energy मतलब wasted power. Redundant energy ये लिखा हुआ है ना, redundant energy means आपका wasted power, that troubling waxing his own creation, his own creation. ठीक है, waxing his own mind instead of helping him write. यहाँ मतलब है द पोइट इज़ फेसिंग क्रिएटिव ब्लॉक एंड एनजाइटी. बहुत एनजाइटी हो रही है उनको. हिज थाट्स हैव बिकम कैओटिक एंड अनमैनेजेबल. होता है ना, जब हमारे दिमाग में बहुत सारे बात होते हैं और जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमारा माइंड स्टक हो जाता है, हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते कि हमको क्या करना है. उस माइंड में हमें बहुत एनजाइटी होती है. तो यहाँ पर जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो उस फ्रीडम का फ़ायदा जो मन को सच्ची खुशी ना दे सके. ठीक है, मीन्स द कॉन्सिक्रेट्स जॉय मीन्स सच्ची खुशी ना दे पाए. और जब प्रकृति की ठंडी हवा, वाइल द स्वीट ब्रीथ ऑफ हेवन, स्वीट ब्रीथ ऑफ हेवन, जब प्रकृति की ठंडी हवा उनके शरीर को, उनकी बॉडी को ना छू पाए. ठीक है, सॉरी, हाँ, जब प्रकृति की ठंडी हवा उनके शरीर को छू रही है और उसके अंदर कविता लिखने की एक सुंदर एनर्जी जागी थी, लेकिन अब वह प्रेरणा एक टेम्पेस्ट बन चुकी है. ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी. ठीक है, रेडेंडेंट एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी बन गई है, जो शांत होने के बजाय खुद कवि के दिमाग को परेशान कर रही है. मीन्स वैक्सिंग, परेशान कर रही है. ठीक है, तो यहाँ कवि मानसिक जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उनकी ओवर थिंकिंग की बात कर रहे हैं. जब उनके माइंड में विचार बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो इंसान कुछ नहीं कर पाता. जब किसी के दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स आ जाते हैं ना, वो खुद ही परेशान होने लगते हैं. जैसे आप कुछ सोच लीजिए, मान लीजिए आपका कोई आप यूट्यूब वीडियो बना रहे हो या पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आता है कि आप बहुत इंस्पायर्ड फील करते हो, लेकिन धीरे धीरे दिमाग में एक साथ जब मान लीजिए बहुत सारे थॉट्स आ गए कि अच्छा आज ये टॉपिक पढ़ा लेते हैं, फिर दूसरा अरे आज ये पढ़ा लेते हैं, नहीं आज ये पढ़ा लेते हैं, तो बहुत सारे माइंड्स में बहुत सारे जब थॉट्स आ जाते हैं ना माइंड में, तो एक टेम्पेस्ट बनने लगता है, तूफान बन जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं और आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हो. समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें. मान लीजिए कोई चीज़ आपको ट्रबल कर रही है तो आप सोचो कि मैं ये कर दूँ, मैं घर चली जाऊँ, मैं रेस्ट कर लूँ. मतलब वो बहुत सारे जो थॉट्स हैं वो आपके माइंड में कैओस पैदा करते हैं, आपको एंजाइटी होने लगती है और एक्स्ट्रा एनर्जी आपको आगे बढ़ने के बजाय वैक्सिंग करने लगती है, मीन्स परेशान करने लगती है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो टिस अ पावर, tis a power that works but complains not. For mal thought I hear the braying of trumpet, see a banner and the clear bright day, and I feel an individual presence of my own. So यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं? The poet says that inner creative mind is a great power that keep working silently without any complaints. But works but complains not. काम करता है जो हमारा इनर माइंड है. Is a great power that keeps working silently काम करता रहता है. ठीक है, and that works but complains not. but वो complain नहीं करता है. ठीक है, and suddenly he feels a shift in his mind. ठीक है, सडनली शिफ्ट हो जाए उसके माइंड में, एंड ही इमेजिन्स हियरिंग द लाउड साउंड ऑफ अ ट्रम्पेट बहुत ही सारे नॉइज. ठीक है, लाउड साउंड ऑफ
loud sound of a trumpet and seeing a victory flag banner waving under a clear bright sun. Most importantly, he begin to feel a strong sense of his own unique identity and self-worth. ठीक है, इंडिविजुअल प्रेजेंस की बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है, मतलब कोर आइडिया इस पैराग्राफ में ये है कि द पोइट इज़ मूविंग फ्रॉम कन्फ्यूजन टू कॉन्फिडेंस. अब वो कन्फ्यूजन से कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहे हैं. ही फील्स इंस्पायर्ड and ready to conquer his doubts like a soldier ready for battle. ठीक है, यहाँ पर उनकी जो इंस्पिरेशन है विलियम वर्ड्सवर्थ की, वो बिना किसी शिकायत के चुपचाप काम करती रहती है. ठीक है, एंड सडनली, ठीक है, कंप्लेंट्स फॉर अ मैड थॉट आई हियर ब्रेइंग ऑफ अ ट्रम्पेट मीन्स ब्रेइंग ऑफ अ ट्रम्पेट. अब मीन्स यहाँ पर क्या है कि चुपचाप सडनली उन्हें कैसा महसूस होता है कि किसी युद्ध की मतलब ट्रम्पेट सुनाई दे रही हो, कोई मतलब कोई उनकी विक्ट्री का कोई बैनर दिखाई दे रहा हो. ठीक है, एंड सी अ बैनर एंड अ क्लियर ब्राइट डे मीन्स उन्हें सामने एक साफ चमकदार दिन दिखाई दे रहा हो. ठीक है, और इस सब के बीच उन्हें खुद के होने का, अपने वजूद का, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो इस सब के बीच में ही उन्हें खुद के होने का और अपने वजूद का, एक इंडिविजुअल प्रेजेंस का एहसास होता है. ठीक है, इसका मतलब है कि उनका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है. वे अपनी दुविधा, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलकर खुद को मजबूत महसूस कर रहे हैं. देखिए, मान लीजिए आप बहुत लंबे समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जैसे GIC की, है ना, और लगातार कन्फ्यूज और फेल हो रहे हो, लेकिन अचानक से सुबह आप जब सोकर उठो तो आपके अंदर से एकदम एनर्जी महसूस हो और आपको लगे कि हाँ, आई कैन डू दिस, अब मैं ये कर सकता हूँ. तो आपके दिमाग के सारे जितने भी कन्फ्यूज़न है वो सब साफ़ हो जाएंगे. आपका दिन एकदम, आपको ऐसा लगने लगेगा क्लियर हो गया आपका माइंड, और आप खुद को हारा हुआ महसूस करने की बजाय एक विनर की तरह देखने लगते हो. उसी कमबैक की ये लाइन्स हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाती हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इसी का मैंने शॉर्ट में है, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं. So, a prophecy it was of what should follow, the holy life of music of verse. So, a prophecy it was what should follow. The poet says that the feeling he experienced earlier was like a prediction, prophecy. ठीक है, उसने बोला, हाँ, यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं कि पहले जो फीलिंग्स थी, एक्सपीरियंस अलर वॉज लाइक अ प्रेडिक्शन, प्रोफेसी ऑफ हिज फ्यूचर, उसकी फ्यूचर की प्रोफेसी जैसी थी. ठीक है, प्रेडिक्शन मीन्स प्रोफेसी, किसी चीज़ को हम भविष्यवाणी करते हैं ना. एंड हिज सेक्रेड आर्टिस्टिक लाइफ इज हिज लव फॉर म्यूजिक एंड पोएट्री डिड नॉट डिसअपियर. जो उनका हिज सेक्रेड स्केयर्ड, सॉरी, सेक्रेड नहीं है ये, स्केयर्ड भी नहीं है, sacred ही है, सॉरी. Sacred artistic life, his love for music and poetry did not disappear. वो disappear नहीं हुआ है. ठीक है, so with a continuous undercurrent deep and silent through my soul, it became a trouble and a shadow till I found the spot where I was destined to abide. ठीक है, instead it kept flowing quietly deep inside his soul. Instead of deep inside his soul, just like a silent river undercurrent. For a long time, this unexpressed creative energy felt like a heavy burden, a trouble and a shadow. Heavy burden means a trouble and a shadow. ठीक है, inside him, it troubled him constantly until he finally reached the exact place, the spot. Spot means the exact place where he was meant to live and settle down. Destined to abide means settle down. ठीक है, यहाँ पर पोइट रियलाइज करते हैं that his creative talent is permanent.
जो उनका टैलेंट है, क्रिएटिव टैलेंट है जो परमानेंट है, इट हॉन्टेड हिम एज अ रेस्टलेस एनर्जी अंटिल ही फाउंड हिज ट्रू पर्पज एंड द राइट एनवायरमेंट टू राइट। जब तक कि उन्हें एक राइट एनवायरनमेंट नहीं मिल जाएगा लिखने के लिए, तब तक वो रेस्टलेस रहेगी उनकी एनर्जी। मीनिंग यहाँ पर जो हमारे पोएट है वो बोल रहे हैं कि जो उनको एक्सपीरियंस पहले हुआ था वो एक प्रोफेसी की जैसा था कि आगे क्या होने वाला है, बट पोइट्री और म्यूज़िक उनको लिखने का उनका एक होली एक टैलेंट है जो कभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि एक नदी की तरह, एक रिवर की तरह कंटिन्यूस विद अ कंटिन्यूस अंडर करेंट, नदी की तरह उनके अंदर चुपचाप गहरा बहता रहा जब तक वो बाहर नहीं आया। और तब तक वह उनके अंदर एक बेचैनी और परछाई, ट्रबल एंड शेडो, बेचैनी एंड परछाई, ट्रबल एंड शेडो मीन्स उनके अंदर की बेचैनी की तरह उसे परेशान करता रहा। ये परेशानी तब जाकर रुकी जब कवि को सही जगह मिल गई जहाँ रुकना उनकी किस्मत में था। मतलब अंदर छिपा हुआ उनका जो टैलेंट था वो तब तक इंसान को परेशान करता है जब तक कि उसे बाहर निकालने का सही रास्ता नहीं मिल जाता। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए आप बचपन से पेंटिंग बनाते हो या राइटिंग का आपके अंदर टैलेंट है, ठीक है, आप डेली के कामों में व्यस्त हो अपने, है ना, लेकिन दिमाग के किसी कोने में हमेशा ख्याल चलता रहता है यार मुझे कुछ क्रिएटिव करना है। और जब तक आप उस काम को शुरू नहीं करते हैं, वह पैशन आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी, रेस्टलेसनेस, ठीक है, वो आपको एक रेस्टलेसनेस देता रहेगा, ठीक है। फिर सडनली जब आप एक शांत माहौल में बैठोगे, अपनी सही जगह सेट करोगे, सारी बेचैनी दूर हो जाएगी, रेस्टलेसनेस, और आप खुलकर काम करना शुरू कर दोगे। तो यह लाइंस उसी अंदरूनी टैलेंट को ठिकाना, टैलेंट को सही दिशा देने का दिखाती है। तो मिलती हूँ आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी आज हम यहीं एंड करेंगे, ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके समझ में आया कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।